हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, हम थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग टॉपिक को लेकर के चल रहे थे और इसमें हमने जो पहली थ्योरी पढ़ी वो हमने पढ़ी जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। आज हम नेक्स्ट थ्योरी लेने वाले हैं कोबर का पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत। कोबर्स जियोसिंक्लाइनल ओरोजन थ्योरी को हम लेने वाले हैं। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और जिनको जरूरत है उनको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के टॉपिक में, कोबर्स जियोसिंक्लाइनल ओरोजन थ्योरी। तो इनके सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम था डेर बाओ डेर आर्डे। अजीब सा नाम है, मगर क्योंकि ये जर्मन नेम है इसलिए आपको अजीब लग रहा है। ठीक है, डेर बाओ डेर आर्डे। और इसको याद रखना इसलिए जरूरी है कि कई बार बुक्स का नाम जो है, जैसे टीचिंग लाइन के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है और इनको कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है। ठीक, अब देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत की रूपरेखा कैसे बनाई। ठीक है, इन्होंने जो प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, जो एंशिएंट रिजिड मास थे, उनके और जियोसिंक्लाइन के बीच संबंध स्थापित किया। इन्होंने बोला कि जो ये प्राचीन दृढ़ भूखंड थे जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ था, इसको इन्होंने नाम दिया क्रेटोजेन का। और जो इनके बीच में जो भूसन्नतियां थी उनको इन्होंने क्या कहा, ओरोजेन नाम दिया। ठीक है, तो क्रेटोजेन और ओरोजेन, और इन पे जो गतियां होती हैं इनको क्रेटोजेनिक गति और इसको ओरोजेनिक गति कहा। ठीक है, और इन क्रेटोजेन के जो अग्रभाग थे, जो भूसन्नति की ओर के जो भाग थे, इसको इन्होंने नाम क्या दिया, फोरलैंड या अग्रदेश कहा। इनको फोरलैंड या अग्रदेश कहा। ठीक है, क्रेटोजेन के भूसन्नति की ओर वाले भाग को इन्होंने फोरलैंड या अग्रदेश कहा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि इन्होंने मेसोजोइक टाइम का, मेसोजोइक जो एरा था, इस मेसोजोइक एरा में इन्होंने टोटल 8 दृढ़ भूखंडों की उपस्थिति को बताया कि टोटल 8 रिजिड मासेस थे। 8 दृढ़ भूखंडों की उपस्थिति को इन्होंने बताया। और ये 8 जो दृढ़ भूखंड हैं ये कौन कौन से थे, एक मैप में इन्होंने बताया 8 दृढ़ भूखंड कौन से थे। सबसे पहले बात करें हम तो वो था नॉर्थ पैसिफिक, दूसरा था साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक। अगला इन्होंने माना कि नॉर्थ अमेरिकन था एक, नॉर्थ अमेरिकन रिजिड मास था एक, क्रेटोजेन जिसे कहें। दूसरा था साउथ अमेरिकन, एक यूरेशियन रिजिड मास था, यूरेशियन रिजिड मास था। इसके अलावा जो रिजिड मास था वो क्या था, अफ्रीकन रिजिड मास था, जिसमें क्या क्या इंक्लूड था अफ्रीकन रिजिड मास में, अटलांटिक का कुछ भाग और कुछ भाग इसमें किसका था, इंडियन ओशन का, हिंद महासागर का कुछ भाग था। ठीक है, एक इन्होंने लिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिजिड मास, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिजिड मास। और 8वां इन्होंने लिया अंटार्कटिक रिजिड मास। ठीक है, तो टोटल इन्होंने कितने, 8 क्रेटोजेन लिए, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन विथ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन का कुछ पार्ट, और इंडियन ऑस्ट्रेलियन, और इसके अलावा अंटार्कटिक रिजिड मास। ये 8 इन्होंने रिजिड मास लिए। और बताया इन्होंने कि नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक जो है वो भी कभी क्या थे, क्रेटोजेन थे। और इनके बीच में एक क्या थी, पैसिफिक ओरोजन या पैसिफिक जियोसिंक्लाइन थी। एक प्रशांत भूसन्नति की कल्पना की इन्होंने और उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्रेटोजेन की इन्होंने प्रशांत क्रेटोजेन की इन्होंने संकल्पना मानी।
एक धारणा मानी और बताया कि बाद में क्या हुआ, इन नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक जो है वो अवतलित होकर सागर में डूब गए और आज यहाँ पर पैसिफिक ओशन मिलता है। ठीक है, तो नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक दो इन्होंने माने हाइपोथेटिकली। तो ये 8 इन्होंने दृढ़ भूखंड बनाए और ये कब बताए इन्होंने, मेसोजोइक एरा में। ठीक है, मेसोजोइक एरा में इन्होंने ये 8 दृढ़ भूखंडों की उपस्थिति को बताया। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने और क्या कहा। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो ये क्राइटोजन और ओरोजन जो है इसमें भी अलग अलग गति होती है। जो क्राइटोजन होते हैं इनमें संपीड़न बल कार्य नहीं करता है, इसमें तनाव बल कार्य करता है। कुछ धारणाएं थी इनकी कि इसमें तनाव बल कार्य करता है और इस तनाव बल की वजह से भ्रंशन होता है और इस भ्रंशन की वजह से यहां पर ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स यानी भ्रंशोथ पर्वत यहां पर बनते हैं जिन्हें हम होस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्राइटोजन यानी यहां जो मूवमेंट होती है इसको बोला इन्होंने क्राइटोजेनिक मूवमेंट, जो तनाव बल के कारण थी। और जो जियोसिंक्लाइन है ओरोजन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो ओरोजेनेटिक मूवमेंट यहां होती है और ये क्यों होता है, क्योंकि यहां पर संपीड़न बल लगता है। ठीक है, तो यहां तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और यहां टेंशन फोर्स लगेगा। क्राइटोजन में टेंशन फोर्स और जो ओरोजन है उसके अंदर कंप्रेशन फोर्स लगेगा। और ऐसा क्यों होता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भूसन्नति या जो क्राइटोजन भूसन्नति और क्राइटोजन माने थे, तो इनकी भूसन्नति जो थी हमने जो हॉलडाना और हॉग की संकल्पना में जो पढ़ी थी भूसन्नतियों में, लगभग वैसी ही भूसन्नति इन्होंने मानी थी कि ये उथले सागरीय भाग थे, लंबे सागरीय भाग थे। ठीक है, मगर इनकी जो भूसन्नति थी वो सक्रिय नहीं थी, वो चौड़ी भूसन्नति थी, बहुत वाइड थी और बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैली हुई भूसन्नति इन्होंने माना था और उसमें अपने पर्वत निर्माण की उत्पत्ति का इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इनकी भूसन्नति चौड़ी थी। हॉलडाना और हॉग से अंतर सिर्फ इतना ही था कि इनकी भूसन्नति चौड़ी थी, बाकी इन्होंने भी भूसन्नति की उत्पत्ति की वही सारी अवस्थाएं मानी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कहा कि जो भूसन्नतियों में जो पर्वत की उत्पत्ति होती है, ठीक है, इन पर्वतों की उत्पत्ति ऐसा नहीं है कि लगातार ही उत्पन्न होती रहती है। इन्होंने बताया कि भूसन्नति जो है इसमें क्या होगा कि जब एक क्राइटोजन बने तो इन क्राइटोजन के बनने के बाद यहां पर लगातार क्या हुआ, अपर्दन हुआ और इस अपर्दन की वजह से नदियों द्वारा अपर्दित पदार्थों को ले जा करके और भूसन्नति में जमा किया गया। इसको क्या बोला, अवसादीकरण यानी सेडिमेंटेशन हुआ। अवसादीकरण हुआ और इस अवसादीकरण के कारण भूसन्नति की जो तलमीज देखिए, ये जो ब्लू है ये सारा क्या है, अवसाद है। और इस अवसादीकरण के कारण जब बहुत ज्यादा अवसादीकरण हो गया तो ऐसे भूसन्नति की जो तली है इसमें क्या होगा, लगातार धसाव होता गया और इस धसाव की वजह से इसकी भूसन्नति में अवसाद की जो है वो मोटाई बहुत अधिक होती गई। लगातार धसाव हो गया और मोटाई अधिक होती गई। जब कभी इस पृथ्वी के भूपर्पटी के जो संकुचन हो रहा है, उस संकुचन के कारण जो संपीड़न बल है, वो संपीड़न बल इतना अधिक हो गया कि वो अवसादी चट्टानें जो भूसन्नति में बनी हुई है उनकी शक्ति से अधिक हो गया। तो उस संकुचन की वजह से एक संपीड़न बल लगा और हमारे जो ये फोरलैंड है, ये जो क्राइटोजन है, इनकी क्या हुई, आगे की ओर गति हुई। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कोबर ने माना जो फोरलैंड है, अग्रदेश है, वो एक दूसरे के पास आएंगे। इसे क्या बोलेंगे, ये देखिए फोरलैंड जो है, ये दोनों फोरलैंड एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, इस फोरलैंड के पास आने की वजह से इसमें संपीड़न बल लगेगा। किसमें, भूसन्नति के अवसाद में संपीड़न बल लगेगा और इस संपीड़न बल से अभी सारी मूवमेंट हो रही है ना, तो इसमें संपीड़न बल लगेगा और इस संपीड़न बल की वजह से इनमें ऐसे वलन पड़ जाएंगे और इससे वलित पर्वतों की
उत्पत्ति होगी। ये इन्होंने सिंपली सिद्धांत माना। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि जो ये वलन जो हुआ है, जो पर्वत निर्माण हुआ है, वो सिर्फ तभी होगा जब कभी भी संपीड़न बल इतना ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये संपीड़न बल जो है ना, वो लगातार, पृथ्वी का तो संकुचन लगातार हो रहा है, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से हो रहा है। ये इन्होंने कहा था कि पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी से संकुचन बल लग रहा है, मगर ये संकुचन बल संग्रहित होता जाता है, ये संपीड़न का बल संग्रहित होता जाता है। और जब ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि अवसादी चट्टानों के बल से ज्यादा हो जाए, उनकी पावर से ज्यादा हो जाए, उनकी शक्ति से ज्यादा हो जाए, तब ये अपना कार्य करेगा। आज तक इन्होंने बताया कि अब तक कुल 6 पर्वत निर्माण घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक 6 ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स इन्होंने बताए, और इन 6 पर्वत निर्माण घटनाओं में से इन्होंने बताया कि 3 तो कब हुई हैं? प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन में। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है कि सबसे बड़ा क्या होता है? इयोन। इयोन में क्या था? हीडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक। तो प्री कैम्ब्रियन में कितने इयोन आते हैं? 3 आते हैं। हीडियन आता है, आर्कियन आता है और प्रोटोजोइक। ये प्री कैम्ब्रियन जो इयोन है, ये तीनों इयोन मिलकर के और क्या बनाते हैं? प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन बनाते हैं, हीडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक। ठीक है, तो 3 तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुई है। बाकी की 3 ओरोजनी जो हुई है वो कब हुई है? पोस्ट प्री कैम्ब्रियन, पोस्ट प्री कैम्ब्रियन समय में हुई है ये बाकी की 3 ओरोजनी। पोस्ट प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी जो हैं वो 3 ओरोजनी हुई हैं। वो 3 ओरोजनी के नाम क्या हैं? तो इन्होंने बताया कि पहली तो हुई है वो कैलेडोनियन, कैलेडोनियन ओरोजनी है। कैलेडोनियन ओरोजनी के बाद जो आई वो है हर्सिनियन, हर्सिनियन ओरोजनी। और हर्सिनियन के बाद जो आई वो थी एल्पाइन ओरोजनी। ठीक है, तो इन्होंने कितनी मानी है? 6 पर्वत निर्माणकारी घटनाएं बनाई है। और किसने? हमारे जेफरीज ने क्या मानी थी? 5 निर्माणकारी घटनाएं मानी थी। तो 6 पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हुई है। और इन पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के बीच में जो समय रहा है, एक ओरोजनी से दूसरी ओरोजनी के बीच में जो समय रहा है, उसको कहा गया शांत काल। क्या कहा गया? शांत काल। इस काल में पर्वतों का निर्माण नहीं हो रहा था, इसे कहा गया पीरियड ऑफ क्विसेंस, पीरियड ऑफ क्विसेंस। ठीक है, शांत काल रहा। जब कि ऐसा क्यों हुआ? क्विसेंस पीरियड क्यों रहा? जब संपीड़न का बल जो है वो इतना कम हो गया कि वो चट्टानों के जो शक्ति है, अवसादी चट्टानों की शक्ति है, उससे कम रहा। तो उस काल में कोई पर्वत निर्माणकारी बल नहीं रहा, इतना पर्वत निर्माणकारी शक्ति नहीं रही कि उनमें वलन उत्पन्न हो सके। ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब इसके बाद देखें हम इनका, तो इन्होंने इस ओरोजेनेसिस जो फेज है पूरी, इसकी इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। मैं हालांकि आपको पहले इनके नाम बता चुका हूं। इन्होंने पर्वत निर्माण की जो अवस्था है, जो जियोसिंक्लाइन के जो निर्माण हुआ और उसके बाद पर्वत निर्माण हुआ और पर्वतों में अपर्दन हुआ, उस सब फेज को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 प्रकार उसके इन्होंने बताए हैं। पहली अवस्था इन्होंने बताई लिथोजेनेसिस, लिथोजेनेसिस। ठीक है, देखिए लिथोजेनेसिस जो है वो भूसन्नति के उत्पत्ति की अवस्था है, भूसन्नति के निर्माण की अवस्था है। इसका निर्माण क्यों हुआ? कि पृथ्वी के निर्माण के बाद से ही उसमें संकुचन हो रहा था, उसके ठंडा होने की वजह से संकुचन हो रहा था, और इस संकुचन के कारण क्या है? संपीड़न बल लग रहा था। इसलिए जो भाग ऊपर उठे रह गए वो तो बन गए क्रेटोजन, महाद्वीप बन गए, और जो नीचे के जो भाग थे, जो अवतलित भाग थे, वो क्या बन गए? जियोसिंक्लाइन या ओरोजन बन गए। तो पहली अवस्था में क्या हुआ कि सबसे पहले तो क्या बना? ओरोजन बने या भूसन्नति बनी। ठीक है, जियोसिंक्लाइन बनी। और फिर इसमें क्रेटोजन से लगातार अवसादीकरण के कारण
ठीक है, अवसादीकरण की वजह से लगातार इसमें नदियां जो हैं वो अपना अवसाद लाके यहाँ पर जमा कर रही हैं, क्रेटोजन का अपरदन हो रहा है। ठीक है, और इस अपरदन से अपरदित पदार्थ हैं कहाँ जमा हो रहा है? भूसन्नति में, और भूसन्नति की जो तली है इसमें लगातार धसाव होता गया। ठीक है, और इस धसाव की वजह से अवसाद की मोटाई बढ़ती गई, और अवसाद की मोटाई बढ़ते जाने की वजह से तली जो है वो और ज्यादा नीचे चलती गई। तो पहली फेज में तो सिर्फ क्या होगा? पहली फेज में सिर्फ भूसन्नति का निर्माण हुआ और उसकी तली की मोटाई बढ़ी, जिसे कहा गया लिथोजेनेसिस। अब दूसरी फेज इन्होंने बताई ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस पर्वत निर्माण की अवस्था। अब ओरोजेनेसिस फेज में क्या होगा कि भूसन्नति जो है उसकी तलछट जो है उसकी मोटाई तो बढ़ चुकी है। अब क्या होगा? पृथ्वी का संकुचन बल जो है, संपीड़न बल है, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसकी वजह से अग्रदेश जो है हमारे जो फोरलैंड है इनमें क्या होगा? अभिसारी गति होने लगेगी, और अभिसारी गति होने की वजह से इनमें जब कन्वर्जेंट मूवमेंट होगी तो इनके बीच का जो ये अवसाद है इसमें वलन पड़ने लगेगा। अब देखिए, ये जो वलन पड़ेगा, अगर इसकी मात्रा, इस संपीड़न बल की मात्रा कम रहती है, ठीक है, संकुचन के कारण उत्पन्न संपीड़न बल की मात्रा कम रहती है, तो इसकी वजह से पहली बात तो क्या है? संपीड़न कम है। तो संपीड़न कम होने पर, पहली कंडीशन आप देखिए, संपीड़न कम होने पर जो भूसन्नति है उसके सिर्फ किनारे वाले भागों में ही वलन उत्पन्न होंगे। ये देखिए, ये सिर्फ किनारे वाले जो भाग हैं इनमें वलन उत्पन्न होंगे, और इन वलित पर्वतों को, जो सिर्फ किनारे वाले भागों में बन रहे हैं, इन वलित पर्वतों को इन्होंने नाम दिया, इनको नाम दिया इन्होंने रैंड कैंटेन। ये देखिए, रैंड कैंटेन। ठीक है, ये नाम याद रखिए, टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि भूसन्नति के किनारों पर जो पर्वतों का निर्माण हुआ कम संपीड़न के कारण, उनका नाम कोबर ने क्या दिया? रैंड कैंटेन। ठीक है, ये रैंड कैंटेन, ये दोनों तरफ दो रैंड कैंटेन बन गए। ठीक है, वलित पर्वत बन गए सिर्फ किनारे वाले भागों में। और जो ये जो बीच का भाग है, ठीक है, ये बीच का भाग जो है उसमें कोई वलन नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? बीच के भाग को मीडियन मास। ठीक है, मीडियन मास जो है बीच का मध्यपिंड है, मध्यपिंड या मीडियन मास है। ये क्या है? मध्यपिंड है, मीडियन मास है। इस मीडियन पास में कोई भी वलन उत्पन्न नहीं होगा, और ये किस किस रूप में रह सकता है? ये मीडियन मास हो सकता है पठार के रूप में रह जाए या मैदान बन जाए। क्यों? अगर अवसाद बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पठार भी हो सकता है या मैदान हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये जलपूर्ण गर्त के रूप में रह जाए। यानी रहेगा तो ये उथला ही, मगर इसमें कुछ जल की मात्रा रह सकती है, क्योंकि भूसन्नति में तो जल की मात्रा है। और इस जलपूर्ण गर्त के कारण, इस जलपूर्ण गर्त के कारण क्या है? ऊपर पानी का कुछ स्तर फिर भी दिखाई देगा, और दोनों तरफ वलित पर्वत बन चुके होंगे। इसको इन्होंने नाम दिया स्विसेंगबर्ग। ठीक है, इस मीडियन मास को, मध्य पिंड को इन्होंने नाम दिया स्विसेंगबर्ग। जे देखिए आप, स्विसेंगबर्ग, ये मध्य पिंड का नाम दिया। जबकि संपीड़न कम हो रहा था तब ये दो संरचनाएं बनी, रैंड कैंटेन एंड स्विसेंगबर्ग। क्लियर है? फोरलैंड की अभिसारी गति हो रही है, दोनों पास आ रहे हैं, और कम संपीड़न हो रहा है, उससे किनारों पर जो वलित पर्वत बने उनको रैंड कैंटेन कहा, और जो मध्य पिंड है जो कि अप्रभावित रहा, जिसकी में कोई चेंजेस नहीं आए, जो या तो पठार या मैदान या जलपूर्ण गर्त के रूप में रह सकता है, उसको इसने स्विसेंगबर्ग कहा। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए संपीड़न बल और अधिक हो जाता है। अब संपीड़न बल और अधिक हो जाता है। जब संपीड़न बल और अधिक होने लगेगा तो क्या होगा? अब ये स्विसेंगबर्ग जो है वो मध्यपिंड नहीं रहेगा, और ये देखिए पूरी भूसन्नति जो है, इस पूरी भूसन्नति में वलन पड़ने लगेंगे, और इसका पूरा का पूरा जो मास है, पूरा जो द्रव्यमान है, जो पूरा तलछट है, अवसाद है, वो पूरा क्या होगा? वलित होके ऊपर उठने लगेगा, और पूरी भूसन्नति में क्या होगा?
वलन उत्पन्न होगा और वलित पर्वतों का निर्माण होगा। और इस संपीड़न के कारण क्या होगा, इस संपीड़न में होगा तो ये फोरलैंड जो है, अग्रदेश जो है, वो अगर दूर दूर थे तो वो और पास आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें अभी सारी गति कंटिन्यू हो रही है। और क्यों हो रही है ये? पृथ्वी की भूपर्पटी के ठंडे होने के क्रम में जो संकुचन उत्पन्न हो रहा है उसके कारण हो रही है, ठीक है। तो ये संकुचन उत्पन्न होगा, उससे संपीड़न बल लगेगा और सारे पर्वत ऊंचे हो जाएंगे, ठीक है, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। अब अगर संपीड़न फिर भी चालू रहता है और संपीड़न बल और ज्यादा संचित हो रहा है, संपीड़न बल तो बहुत टाइम से संचित हो रहा है, तो हो सकता है कि अवसादी चट्टानों के बल से भी ज्यादा संपीड़न बल हो, तो इनमें और अधिक क्या आ जाएगी, जटिलता उत्पन्न हो जाएगी। जो पर्वत जो है उनमें जटिलता उत्पन्न हो जाएगी। और जटिलता क्या उत्पन्न हो जाएगी, इनमें जटिलता ये उत्पन्न हो जाएगी कि इनके जो वलन है वो क्या हो सकते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड, यानी परिवलन बन सकते हैं। वलन जो है वो क्षैतिज रूप से झुक सकते हैं। लाइक मान लीजिए ये वलन थे, ये वलन बाद में ऐसे झुक सकते हैं, क्षैतिज तल के समानांतर भी हो सकते हैं, तो ऐसे रिकम्बेंट फोल्ड बन सकते हैं। और इस जटिल वलित पर्वतों का, इन जटिल वलित पर्वतों के रूप में जो संरचनाएं बन रही थी, इसका इन्होंने नाम दिया नार्ब, NARBE, नार्ब नाम दिया उन्होंने, ठीक है, नार्ब नाम दिया। ये टर्मिनोलॉजी याद रखें। इन जटिल वलित पर्वतों की संरचना को कोबर महोदय ने नार्ब नाम दिया। और इन्हीं की वजह से जब कंटिन्यू अभी भी जब संपीड़न बना रहता है तो ये रिकम्बेंट फोल्ड जो है, इसकी जो एक वलन की एक भुजा जो है वो टूट के दूसरी के ऊपर क्या हो सकती है, पलट सकती है, दूसरे वलन के ऊपर पलट सकती है। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीवा खंड, यानी नैपे बोलते हैं। कंटिन्यू अभी भी संपीड़न बल लगे जा रहा है, तो संपीड़न बनने से इनमें नैपे या ग्रीवा खंड का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ग्रीवा खंड क्यों बन रहे हैं, संपीड़न बल के बहुत अधिक होने पर नैपे या ग्रीवा खंड बन सकते हैं। और ये ग्रीवा खंड के हमें ज्यादातर जो एग्जाम्पल हैं वो एल्प्स माउंटेन्स जो हैं उनमें दिखाई देते हैं, आज भी मिलते हैं, जिनमें क्या होता है, वलन की एक भुजा टूट के कई किलोमीटर आगे तक चली जाती है। इतना ज्यादा संपीड़न बल लगा है कि ऊपर से एक भुजा टूट के वलन की भुजा क्या होती है, ये जैसे एक भुजा ये भी है, एक भुजा ये, और ये टूट के और दूसरी जगह, इसलिए इसको नाम दिया ग्रीवा खंड, गर्दन टूट के दूसरी जगह चली गई है। और जहां दूसरी जगह जब ये चली जाती है ग्रीवा खंड, तो वहां ये अपनी अलग ही संरचना होती है, वहां आसपास की चट्टानों से इसकी संरचना मिलती नहीं है, क्योंकि वहां अलग टाइप की संरचना और ये दूसरी जगह गई है, ठीक है। तो ये ग्रीवा खंड बनते हैं। तो ये दूसरी फेज थी ओरोजेनेसिस, ठीक है। ओरोजेनेसिस फेज में क्या देखा हमने, रैंडकैटेन बना, स्विसेनबर्ग बना। अगर संपीड़न ज्यादा हुआ तो पूरी की पूरी भूसन्नति का अवसाद में फलन हुआ, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। इससे और ज्यादा जब जटिलता आई तो नार्ब संरचना बनी और रिकम्बेंट फोल्ड बने, आगे जाकर के इनसे क्या बन गए, नैपे बन गए। क्लियर है, ये आपको मैंने ओरोजेनेसिस फेज बताई। तीसरी फेज हमारी जो आती है लिथोजेनेसिस और ओरोजेनेसिस के बाद, वो आती है ग्लिप्टोजेनेसिस, ठीक है। भूसन्नति निर्माण की जो मैं अवस्थाएं बता रहा था उसमें मैं आपको ये पहले बता चुका हूं और ऐसा ही कोबर महोदय ने कहा था। अब इसमें देखिए, मैं आपको जो मध्य पिंड बता रहा था, इस स्विसेनबर्ग बता रहा था, इस स्विसेनबर्ग के मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊं कि कैसे बने होंगे। देखिए, ये हमारा मान लीजिए, ये देखिए क्या है हमारी, ये क्या है, पामीर नोट है, क्या है, पामीर नोट है, जो जहां से क्या निकल रहा है, उत्तर की तरफ एक पर्वत निकल रहा है, ठीक है। उत्तर की तरफ क्या निकल रहा है हमारा, ये तिएन शान, एक पर्वत ये है। अगर हम टेथिस भूसन्नति को माने तो टेथिस भूसन्नति में बने हुए पर्वतों के माने तो ये हमारा तिएन शान, तिएन शान से नीचे क्या निकल रहा है, कुनलुन, एक पर्वत ये निकल रहा है। और इससे नीचे क्या निकल रहा है, हिमालय। ये सब कहां से निकल रहे हैं, पामीर नोट से, पामीर ग्रंथि जिसे बोलते हैं, वहां से पामीर नोट से ये निकल रहे हैं। अब पामीर ग्रंथि से
तिएनशान, कुनलुन और हिमालय निकल रहे हैं, तो इनको क्या बोल सकते हैं कि जो भूसन्नति जो थी हमारी टेथिस भूसन्नति थी, उसके किनारे के भागों पे ऐसे कुछ संरचनाएं बनी और इनके बीच का जो भाग था, जो स्विसेनबर्ग जिसे बोला, जिसे हमने मीडियन मास बोला, वो क्या हो सकता है, यहाँ पे है तारिम बेसिन। तारिम बेसिन है यहाँ पर, क्योंकि मध्यखंड पठार भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है और जलपूर्ण गर्त भी हो सकता है, किसी भी तरीके से रह सकता है। अगर वो थोड़ा सा उठ गया समतल भाग के रूप में तो क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। और ये मैदानी रूप में रहा, ये तारिम बेसिन है, ठीक है। और जो बीच का भाग है हिमालय के और कुनलुन के बीच में, ये क्या है, तिब्बत पठार है। क्या है, तिब्बत का पठार है। क्लियर है। तो ये भी हमारे मध्यपिंड या स्वेसेनबर्ग का उदाहरण है। टेथिस भूसन्नति में कुनलुन पर्वत और हिमालय के बीच में तिब्बत का पठार है। इससे आगे हम चलें तो ये हिंदू कुश आ गया, और हिंदू कुश से आगे यहां देखें हम तो हिंदू कुश से आगे हमको यहां पर क्या मिलेगी, ये जो है हमें आर्मेनियन नॉट है, आर्मेनियन नॉट है, ठीक है, आर्मेनियन नॉट है। और ये तो मिलता है क्या, एल्ब्रूज, एल्ब्रूज माउंटेन मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, एल्ब्रूज। और ये नीचे जो माउंटेन है ये क्या है, जैग्रोस, जैग्रोस है, और ये है एल्ब्रूज। तो जैग्रोस और एल्ब्रूज माउंटेन्स के बीच में जो ये भाग है, ये कौन सा भाग है, ये है ईरान का पठार। ये भी मध्यपिंड का भाग है, मध्यपिंड का उदाहरण है, ठीक है। ये ईरान का पठार जो है, जो जैग्रोस और एल्ब्रूज माउंटेन्स के बीच में मिलता है, ये ईरान का पठार भी मध्यपिंड का ही उदाहरण है। इससे आगे, इस आर्मेनियन नॉट से आगे मैं यहां बनाता हूं, यहां से आगे हम जाएंगे तो आर्मेनियन नॉट से आगे भी हमें दो माउंटेन्स मिलते हैं। ये तो है पोंटिक, है टॉरस, पोंटिक है और टॉरस है। और इस पोंटिक और टॉरस माउंटेन्स के बीच में भी हमें एक पठार मिलता है जिसका नाम है अनातोलिया का पठार। क्या है, अनातोलिया पठार। तो ये सारे, चाहे अनातोलिया पठार हो, चाहे ईरान पठार हो, चाहे तारिम बेसिन हो, चाहे तिब्बत पठार हो, ये सब स्विसेनबर्ग के उदाहरण हैं जो आज भी हमें दिखाई देते हैं। यानी कि हम मान सकते हैं कि कोबर महोदय की जो थ्योरी है, चाहे उसमें उन्होंने पर्वत निर्माण के लिए बल की उत्पत्ति कैसे भी मानी हो, मगर संपीड़न बल जो है वो प्रभावी होता है, उसी की वजह से भूसन्नतियों में पर्वतों का निर्माण होता है। और मध्यपिंड की संकल्पना उनकी जो थी स्वेसेनबर्ग की, वो आज भी पाई जाती है, वो आज भी रिलेवेंट है, ठीक है दोस्तों। ये इन्होंने मध्यपिंड को दिया। ऐसे ही मध्यपिंड जब हमें एल्प्स माउंटेन्स में जाते हैं तो एटलस और एल्प्स के बनने के दौरान एल्प्स माउंटेन्स के बीच में भी कई सारे ऐसे मध्यपिंड हमें मिलते हैं, ठीक है। यानी कि पूरी अल्पाइन ओरोजनी में हमें ये दिखाई देते हैं जहां कहीं भी हम देखेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे मध्यपिंड। अब हमारी तीसरी फेज की हम बात कर रहे थे, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताने थे इसलिए पहले इनको बताया। अब देखिए हम तीसरी फेज की बात कर रहे हैं। तीसरी फेज हमारी क्या आती है, तीसरी फेज आती है हमारी ग्लिप्टोजेनेसिस। और ये ग्लिप्टोजेनेसिस की जो फेज है, इसमें आते आते क्या होगा, पर्वतों का निर्माण पूर्ण हो चुका होगा, ठीक है। पर्वत निर्माण पूर्ण हो चुका होगा और संपीड़न बल अब अवसादी चट्टानों के बल से कम हो चुका है। अब वो इतना संग्रहित बल नहीं रहा है कि वह अब और वलित पर्वतों का निर्माण कर सके। और इन वलित पर्वतों में ये जो वलन उत्पन्न हुआ है, इनमें लगातार क्या स्टार्ट हो जाएगा, अपर्दन प्रारंभ हो जाएगा। और इस अपर्दन की वजह से इन वलित पर्वतों की जो ऊंचाई है वो कम होने लगेगी। ग्लिप्टोजेनेसिस फेज में इनकी ऊंचाई कम होने लगेगी। यानी ओरोजेनेसिस फेज जो थी वो ओरोजन या भूसन्नति के निर्माण की अवस्था थी। क्या थी, सॉरी, लिथोजेनेसिस जो फेज थी वो ओरोजन या भूसन्नति के निर्माण और तली के धसाव की अवस्था थी। और जो ओरोजेनेसिस थी वो पर्वत निर्माण की अवस्था थी। और ग्लिप्टोजेनेसिस जो है वो अपर्दन की अवस्था है जिसमें पर्वतों की ऊंचाई कम होती जाएगी। क्लियर है। ये तीन अवस्थाएं कोबर ने बताई थी। अब इसके सिद्धांत का अगर मूल्यांकन किया जाए, इसके सिद्धांत की हम बात करें
तो इसकी कुछ कमियां भी हैं और कुछ अच्छाई भी है। पहली बात करें हम कमी की, तो इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी जो है, जो भूपटल है हमारा, उसमें संकुचन हो रहा है और उस संकुचन की वजह से संपीड़न बल लग रहा है और उसी की वजह से वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। मगर अगर देखा जाए तो संपीड़न बल पृथ्वी के संकुचन से इतना अधिक उत्पन्न नहीं हो सकता है कि वो एक हिमालय जैसा 8,000 मीटर ऊंचा पर्वत का निर्माण करते हैं। ठीक है, 8,850 मीटर की ऊंचाई हिमालय की संपीड़न बल, और वो भी पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न हुआ हो, उससे संभव नहीं है। ठीक है, तो पहली तो कमी इनकी ये थी। दूसरा देखिए, दूसरा इन्होंने जो बताया, जैसे हमारा रॉकीज है, एंडीज है, इन पर्वतों का विस्तार कैसे है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो इन्होंने जो बताए, ये पर्वत जो बताए इन्होंने वलित पर्वत, इनसे पूर्व पश्चिम विस्तार वाले पर्वतों की तो उत्पत्ति को समझाया जा सकता है, मगर नॉर्थ साउथ में इनके जो रॉकीज एंडीज जैसे पर्वत बने हैं, इनकी उत्पत्ति को नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने दोनों तरफ फोरलैंड बताया है, क्योंकि रॉकीज और एंडीज के निर्माण में ऐसी फोरलैंड दोनों तरफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, मगर इसकी कुछ अच्छाई भी थी। अच्छाई क्या थी कि अगर इस सिद्धांत को, अगर हम, हमारे कोबर का सिद्धांत है, इसको अगर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ मिला के देखें तो बहुत सी चीजें हमें इसमें अच्छी मिलती हैं। क्या मिलती है कि इन्होंने बताया कि दोनों अग्रदेशों की गति हो रही थी और उससे बीच में संपीड़न बल लग रहा था और उससे वलित पर्वत बन रहे थे। और ऐसा ही हमें कहाँ मिलता है, हिमालय में मिलता है। जब यूरेशियन और इंडियन प्लेट की टक्कर जो हुई, उससे वलित पर्वतों का निर्माण, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, एल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, एल्प्स पर्वत का निर्माण किससे हुआ, टेथिस भूसन्नति में, इधर से अफ्रीका, उधर से यूरोशियन प्लेट, और अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट की गति हुई, एल्प्स का निर्माण हुआ। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की गति हुई, उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। साथ ही इन्होंने जो मध्यपिंड की संकल्पना बताई है, स्विसेनबर्ग की जो संकल्पना बताई है, वो स्विसेनबर्ग भी हमें आज की स्थिति में दिखाई देते हैं। यानी देखा जाए तो कोबर का सिद्धांत जो है वो आज की परिस्थितियों में भी काफी रिलेवेंट होता है। सिर्फ उसकी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत, कोबर जियोसिंक्लाइनल ओरोजन थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे और अगला सिद्धांत लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।